हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज से हम प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रीलिम्स ट्रिपल आर, मतलब रैपिड रिवीजन रेल। यह जो करंट अफेयर की सीरीज है ये आपकी प्रीलिम्स के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी पहली न्यूज है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को लेकर। 2019 में यूपीएससी ने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल पूछा था, तो ये टेक्नोलॉजी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज में क्यों है? दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 साल का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसके तहत क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज हमें करना था सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए। ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसका जो प्री क्लिनिकल फेज है, मतलब जो एनिमल्स पर ट्रायल होगा, वो अब शुरू होने जा रहा है। और इंडिया में सिकल सेल एनीमिया फर्स्ट डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के तहत किया जाएगा इंडिया में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पेलिंड्रोमिक रिपीट्स, मतलब क्रिस्पर। ये एक तरीके की जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। इसमें होता क्या है, दरअसल आपके जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसमें कुछ पार्ट्स में वो डिसफंक्शन होता है, माल फंक्शन करने लगता है। उसमें जो सीक्वेंसिंग होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। इसलिए इसी जीन बेस्ड प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए यह टेक्नोलॉजी क्या करती है कि जो Cas9 है, ये क्या है, एक तरीके का एंजाइम है। यह उस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को कट कर देती है। मतलब समझ लो कि ये जो आपका हिस्सा है ये डिफेक्टेड है, तो क्या करेगा, जो Cas9 एंजाइम है ये इस पूरे हिस्से को कट कर देगा। उसके बाद जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो यहाँ पर वापस लगा दिया जाता है। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को कट कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि इसको कैंसर में या फिर किसी भी जीन बेस्ड जो भी डिजीज है उसको क्योर करने में ये एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अब हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में जान लेते हैं। दरअसल ये ब्लड डिजीज है जो कि अफ्रीकन, अरेबियन और इंडियन ओरिजिन में पाई जाती है। ये किसको अफेक्ट करता है? ये हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करता है। मतलब कि जो मॉलिक्यूल होता है रेड ब्लड सेल्स में, इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये आपके बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर इसी में अफेक्ट हो जाएगा तो आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसे सिकल सेल एनीमिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रेड ब्लड सेल को जब इम्पैक्ट करता है तो जो रेड ब्लड सेल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ये उसके शेप को ये डिस्टोर्ट कर देता है। तो एक क्रिसेंट टाइप का एक शेप ले लेता है जो काफी वीक होता है। उसके कारण क्या होता है, ये ब्लड के फ्लो को और ऑक्सीजन के फ्लो को बॉडी में रोक देता है। इससे कभी कभी इंसान की जान भी चली जाती है और दूसरे हार्ट में, लंग्स में, किडनीज में इसका इम्पैक्ट देखा जाता है। अभी जो इसको ट्रीट किया जाता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से किया जाता है, पर वो इतना फिजिबल नहीं है। इस कारण से जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ये काफी हेल्पफुल रहेगी इस डिजीज को ट्रीट करने में। अब चलते हैं अगले आर्टिकल में। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे अरत्तुपूजा वेलायुद्धा पनिकर के बारे में। आई एम सॉरी अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। दरअसल हुआ क्या है कि एक रिसेंटली मलयालम फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है पथम पथम नुट्टांडु। इंग्लिश में से 19th सेंचुरी बोल सकते हैं। ये जो फिल्म है किसके ऊपर बनी है? अरत्तुपूजा वेलायुद्धा पनिकर के ऊपर। ये दरअसल केरल के सोशल रिफॉर्मर है। यूपीएससी सोशल रिफॉर्मर के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछती है, इसलिए हमें इनके बारे में जानना जरूरी है। ये एजावा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, केरला की। इनका जो मेन मूवमेंट था वो ये था कि वो जो अपर कास्ट होते हैं उनके डोमिनेशन को चैलेंज करना, ताकि जितने भी लोअर कास्ट के मेन वुमेन्स हैं उनके राइट्स को सिक्योर किया जा सके। इनके जो मेजर मूवमेंट थे वो थे अच्छे पुड़ावा समरम। इसमें क्या होता था कि जो जो लोअर कास्ट के जो वुमेन्स हैं उनको घुटने के नीचे तक के कपड़े पहनने की आजादी के लिए इन्होंने स्ट्राइक किया था। उसी तरह इनके दो अन्य स्ट्राइक हैं, इथापो समरम और मुकुत्थी समरम। इसमें जो बैकवर्ड कास्ट के जो वुमेन्स हैं उनके अपर बॉडी के क्लोथ के लिए इन्होंने स्ट्राइक किया था। इसके बाद जो मुकुत्ते समरम है, इसमें जो लोअर कास्ट के वुमेन्स हैं उनको नोज रिंग या अदर गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहन सके, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक की थी। तो जब भी वुमेन्स के डिग्निटी या सोशल लोअर कास्ट के वुमेन्स के ऊपर आपको कुछ एग्जाम्पल देना हो तो आप अरत्तुपूजा वेलायुद्धा पनिकर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कथकली योगम का भी निर्माण किया था। ये क्या है? ये एक एरिया बेस्ड स्कूल है कथकली सिखाने के लिए। कथकली क्या है? क्लासिक डांस है केरला का। इसके बाद अगर हम ये देखें, इनका जो टाइटल था पनिकर, वो टाइटल दिया था ट्रेवनकोर के किंग ने। 2005 में केरला गवर्नमेंट ने अरत्तुपूजा वेलायुद्धा पनिकर के नाम पर एक रिसर्च फाउंडेशन और एक कल्चरल सेंटर की भी शुरुआत की थी तिरुवनंतपुरम में। अब चलते हैं अगले आर्टिकल में। ये आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। दरअसल हुआ क्या है कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने 86 रजिस्टर्ड पार्टीज को डिलिस्ट कर दिया है, क्योंकि कई एरिया में बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड करा लेती हैं। ये रिकॉग्नाइज नहीं होती, ये अनरिकॉग्नाइज्ड होती है, पर इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। खासकर जब आपको ब्लैक मनी को चैनलाइज करना हो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को काफी बेनिफिट्स दिए गए होते हैं। इस वजह से काफी लोग पॉलिटिकल पार्टी बस नाम के लिए खोल लेते हैं, पर इसका मिसयूज बहुत करते हैं ताकि ब्लैक व्हाइट को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सके। कुछ डोनेशन लेना हो तो पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे डोनेशन ले लिया जाता है। तो जब भी इनको वेरीफाइड किया जाता है तो वहां पे ना तो नोटिस पहुंच पाते हैं ना लेटर्स पहुंच पाते हैं।
तो इन्हें नॉन एग्जिस्टेंस मान लिया जाता है। इसके अलावा इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अकॉर्डिंग जब किसी पार्टी को इनएक्टिव मान लिया जाता है तो उसके जितने भी बेनिफिट्स है इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर के अंडर वो सब कैंसिल कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। दरअसल न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं जो अगर इलेक्शन लड़ती हैं तो उनको कोई मेजर वोट्स नहीं मिलते हैं, जिनकी जमानत तक जब्त हो जाती है। और इसके अलावा वो पार्टीज होती है जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर तो करा लिया है पर कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा उस पार्टी से। इसका मतलब वो पार्टी इनएक्टिव है और इलेक्शन कमीशन वेरिफिकेशन के बाद में इसी पार्टी को डिलिस्ट कर देती है। अगला आर्टिकल है नीति आयोग से रिलेटेड। दरअसल 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण का कॉन्सेप्ट दिया था। 5 प्रण किस लिए? ताकि हमारे देश को 2047 तक हम एक डेवलप नेशन बना सकें। तो नीति आयोग इसी विजन को पूरा करने के लिए नीति आयोग के तर्ज पर वैसे ही बॉडी स्टेट लेवल पे बनाना चाहता है। मतलब स्टेट लेवल पर एक नीति आयोग टाइप की बॉडी होगी जिसका नाम फिलहाल के लिए स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रखा जा रहा है, एसआईटी। शुरुआत में 8 से 10 स्टेट्स में इसको बना के देखा जाएगा और 2023 के अंत में बाकी सारे स्टेट्स में भी इस तरीके की बॉडीज फॉर्म कर दी जाएगी। इसका जो फंक्शन होगा वो भी नीति आयोग से काफी सिमिलर है। मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये स्टेट को हेल्प करेगा, वहां की जितनी भी स्कीम्स होगी उसको मॉनिटर और इवेल्यूशन में हेल्प करेगा ताकि जो हमारी जो स्कीम्स हैं उसको बेटर टारगेट किया जा सके, हमारे स्टेट के जो रिसोर्स हैं उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके, ज्यादा आउटपुट निकाला जा सके। इस वजह से नीति आयोग टाइप की बॉडीज हम स्टेट्स में बनाना चाह रहे हैं। अभी जो स्टेट के जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है? पहला चैलेंज तो ये है कि नीति आयोग बनने के बाद भी बहुत से स्टेट्स में अभी भी प्लानिंग कमीशन टाइप की बॉडीज हैं जो 5 ईयर प्लान पर अभी भी काम कर रही हैं। प्लानिंग कमीशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा है कि ये कभी भी स्कीम्स को बेटर टारगेट नहीं कर पा रही थी, मतलब रिसोर्स का इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी। इस वजह से नीति आयोग टाइप की बॉडी स्टेट्स में रिक्वायर्ड है। और अभी जो स्टेट्स में प्लानिंग डिपार्टमेंट है उनमें मेन पावर की कमी, मेन पावर मतलब जो स्पेशलाइज्ड मेन पावर होती है जिनको अपने फील्ड में अच्छा खासा नॉलेज होता है, ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो स्कीम्स को बेटर तरीके से डिजाइन कर पाए। और सबसे बड़ी बात है वो इफेक्टिवली मॉनिटर और सुपरवाइज कर सकते हैं स्कीम्स को। तो इस एसआईटी के फायदे क्या हों? दरअसल इस एसआईटी के आने के बाद से जो जीडीपी स्टेट का वो बढ़ सकेगा, स्टेट जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल जीडीपी में वो बढ़ सकेगा। अभी भी हमारे स्टेट्स में हेल्थ और एजुकेशन काफी पिछड़े हुए हैं, तो वहां पर जितने भी एसोसिएटेड स्कीम्स हैं, रिलेटेड स्कीम्स हैं, उसको बेटर टारगेट करेंगे तो हेल्थ और एजुकेशन के पैरामीटर्स इंप्रूव हो सकेंगे स्टेट्स में। एक सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जा सकती है स्टेट्स में, क्योंकि जो नीति आयोग है वो आपको पता ही होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफी एफर्ट लेती है। तो जब स्टेट लेवल पे ऐसी बॉडीज आएगी तो स्टेट के लेवल पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेंगे, लैंड रिफॉर्म्स को प्रमोट करेंगे ताकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लिया जा सके, प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन बढ़ सकेगा। इस मिशन से आईआईटी और आईआईएम्स के एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाएगा। लेटरल एंट्री के थ्रू हाई क्वालिटी जो एनालिटिकल वर्क है वो करे जा सकेंगे। तो ये सब इसके बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं। फिलहाल 4 स्टेट्स में इसका काम लगभग पूरा हो चुका है और 2023 के एंड में सभी राज्यों में नीति आयोग टाइप की एक बॉडी फॉर्म कर दी जाएगी। अगला आर्टिकल है विंडफॉल टैक्स से रिलेटेड। विंडफॉल टैक्स क्या होता है? दरअसल आपने देखा होगा जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है उसके बाद से क्रूड ऑयल की जो ग्लोबल प्राइस थी वो काफी बढ़ चुकी थी। एक फैक्टर ये भी था कि काफी इकोनॉमीज लॉकडाउन से बाहर आ चुकी थी तो डिमांड एकदम से बढ़ गई थी। इस वजह से इन दो कारणों की वजह से एकदम से जो ग्लोबल प्राइस थी क्रूड ऑयल की वो बहुत बढ़ चुकी थी। तो इसका जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन उठा रहा था? ऑयल कंपनीज। और ये प्रॉफिट इनको क्यों हो रहा था? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी हो या कुछ वैल्यू एडिशन किया इसलिए इनको इतना प्रॉफिट हो रहा था। इनको अननेचुरल इवेंट के कारण इतना प्रॉफिट हो रहा था। तो काफी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर जो यूनाइटेड नेशन के हेड थे, उन्होंने भी सारे देश के गवर्नमेंट्स को ये बोला था कि आप अपनी जो ऑयल कंपनी से उनके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूज प्रॉफिट्स हैं उसमें आप ओवर टैक्स लगाइए। इसी को विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जुलाई 1 से ऑयल कंपनीज पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। हालांकि अब हो क्या रहा है कि अब धीरे धीरे क्रूड ऑयल की प्राइस कम होती जा रही है। तो जो ऑयल कंपनीज की तरफ से डिमांड ये आ रही थी कि हम ऑलरेडी काफी लॉस में हैं, तो आप इस विंडफॉल टैक्स को कम कर दीजिए या हटा दीजिए। तो इसको शायद कम करने की बात चल रही है, इसलिए इतना न्यूज में है। विंडफॉल टैक्स को डिफाइन कैसे किया जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग विंडफॉल टैक्स वो होता है जो अनअर्न्ड अनएंटिसिपेटेड गेन इन इनकम थ्रू नो एडिशनल एफर्ट और एक्सपेंस। मतलब जो अननेचुरल इवेंट्स होते हैं जैसे रशिया यूक्रेन वार, इस वजह से आपको इतना प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट है आपको अपने देश में अपनी सोसाइटी में के साथ शेयर करना पड़ेगा। और दूसरा बड़ा कारण ये था कि कंपनीज क्या कर रही थी, ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी तो बहुत सी जो ऑयल कंपनीज थी वो एक्सपोर्ट करने लग रही थी क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। तो जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां पे ऑयल की शॉर्टेज देखने को मिल रही थी, इसलिए ऑयल की प्राइस बढ़ रही थी।
तो इसको भी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये विंडफॉल टैक्स लगाया था। ओएनजीसी तक ने बम्पर प्रॉफिट कमाया था जब क्रूड ऑयल $139 पर बैरल पर पहुंच गया था। हालांकि अब ये $90 के आसपास है, तो ये काफी कम हो चुका है। और इंडिया के अलावा यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी सब ने, काफी डेवलप कंपनीज ने भी इस टाइप का विंडफॉल टैक्स वहां की ऑयल कंपनीज पर लगाया था, ताकि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कम रखा जा सके। क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट कम करोगे तो मोस्टली जो ऑयल होगा डोमेस्टिकली कंज्यूम होगा। हालांकि सर ड्रॉबैक ये बताते रहे कि ऐसे विंडफॉल टैक्स लगाने से जो बिजनेस सेंटिमेंट्स होता है वो कम होता है। जो कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती है वो पॉलिसी सर्टेनिटी चाहती है। पर अगर आप इस तरीके से विंडफॉल टैक्स लगाओगे तो वहां की जो कंपनीज होगी, जो बाहर से जो कंपनीज आ रही इन्वेस्टमेंट करने, वो फिर कतराती है। पर ये इतना बड़ा मेजर फैक्टर नहीं, क्योंकि कई डेवलप इकोनॉमीज ने इस टाइप का विंडफॉल टैक्स लगाया था, क्योंकि ये जायज था। क्योंकि आप जो प्रॉफिट कमा रहे थे वो आपके किसी वैल्यू एडिशन से या किसी प्रकार के एडिशनल एफर्ट से नहीं आ रहा था। तो आपको जो फायदा हो रहा है वो आपको अपनी देश की इकोनॉमी और अपनी देश की सोसाइटी के साथ में शेयर करना चाहिए। इसी को एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस बोलते हैं। अगली न्यूज है केरला की। हम जानते हैं कि हमारे देश का जो 75% रबर है, नेचुरल रबर, वो केरला से आता है। और इंडिया इस वक्त वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का, पर 2nd बिगेस्ट कंज्यूमर भी है। इस वजह से 40% जो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट से पूरा करते हैं। इसलिए जो केरला में जो रबर प्लांटेशन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर वहाँ के जो फार्मर्स है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रबर का जो प्राइस है वो क्रैश कर चुका है। इससे वहाँ के जो फार्मर्स है उनकी जो इकोनॉमी थे वो काफी हद तक अफेक्ट हो चुकी है। इसलिए वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ कदम उठाइए और इस गिरती हुई प्राइस को टैकल करने के लिए कुछ मेजर्स लीजिए। तो अब जानने की कोशिश ये करते हैं कि आखिर ये जो रबर की जो ग्लोबल प्राइस है वो कम क्यों होगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण चाइना है। चाइना, आपको पता है कि कोविड स्ट्रेटेजी का बहुत क्रिटिसिज्म होता है। वो कोविड स्ट्रेटेजी क्या है? जीरो कोविड स्ट्रेटेजी। मतलब अगर एक भी कोविड पॉजिटिव आया तो आप पूरे कॉलोनी को, पूरे सिटीज को आप लॉकडाउन में डाल देते हो। तो उससे क्या होता है ना कि जो डिमांड होती है, अभी जो 42% वर्ल्ड की जो डिमांड है रबर की, वो चाइना से आती है। और चाइना इस वक्त लॉकडाउन में चल रहा है। उसके बहुत सारी सिटीज में प्रोडक्शन बिल्कुल ठप सा पड़ गया है। तो इसलिए जो डिमांड है रबर की वो कम हो गई है। इसलिए जो ग्लोबल प्राइस है रबर की वो भी गिर गई है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर कांस्टेंट फैक्टर बना हुआ है। हाई इन्फ्लेशन के कारण भी डिमांड ठप पड़ी हुई है। उसके अलावा हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है रबर का वो भी बढ़ चुका है, और जो इम्पोर्ट है वो भी बढ़ रहा है, खासकर आइवरी कोस्ट, अफ्रीकन कंट्रीज से। इस वजह से जो प्राइस है रबर की वो लगातार कम होती जा रही है। तो ये जो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स रबर के, वो क्या डिमांड कर रहे हैं? वो इम्पोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो हम आइवरी कोस्ट या अफ्रीकन कंट्रीज जो रबर मंगा रहे हैं उन पर ज्यादा ड्यूटीज लगाई जाए, ताकि ये जो गिरती हुई प्राइस है उसको थोड़ा सा स्टेबल कर सके। और ये अपने लिए सब्सिडी चाहते हैं, क्योंकि इस गिरती हुई प्राइस के कारण इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान झेला है। तो ये इनकी डिमांड है। अगली न्यूज है सतत इनिशिएटिव के बारे में। सतत का मतलब क्या है? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सतत स्कीम है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके तहत हमें 5000 कंप्रेस बायोगैस के प्लांट्स स्टैब्लिश करने थे बाय 2025। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ये कितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करता है। मतलब 14% जो हमारा पोल्यूशन है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। तो अगर हम इसको बायोगैस से लिंक कर दें या फिर बायोगैस से हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को चलाएं तो इससे पोल्यूशन बहुत हद तक कम हो सकता है। नेचुरल गैस को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, पर उसके लिए हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। पर हमारे देश में इतना जो बायो वेस्ट निकलता है, अगर हम इससे बायोगैस बना लें तो हमें इंपोर्ट भी कम करना पड़ेगा, और हमारा जो पोल्यूशन है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से वो भी हम कम कर सकते हैं। तो अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडियन बायोगैस जो एसोसिएशन है वो हर स्टेट में एक टेस्टिंग लैब बनाना चाहती है, ताकि बायोगैस की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रह सके, ताकि सतत इनिशिएटिव जितने भी टारगेट्स हैं वो फुलफिल कर सकें। सतत इनिशिएटिव के टारगेट क्या है? 5000 हमें कंप्रेस बायोगैस के प्लांट्स बनाना है बाय 2025 तक, और 15 मिलियन मेट्रिक टन सीबीजी प्रोडक्शन का टारगेट है। इससे 75,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है, और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जो बायो वेस्ट है वो हमारे फार्मिंग सेक्टर से आ सकता है, और अल्टरनेट फ्यूल की जो अवेलेबिलिटी है उससे इस स्कीम से बढ़ेगी। ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी? ये 2018 में लॉन्च हुई थी। इस स्कीम को लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस स्कीम का एम ये था कि जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें इंकरेजमेंट किया जा रहा था कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स को बनाने के लिए, खोलने के लिए, ताकि जो बायोगैस है उसका सप्लाई बढ़ाया जा सके ऑयल कंपनीज को, ताकि ये फिर इसको एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल्स और ऑटोमेटिक फ्यूल्स की तरह सेल कर सकें। और ये बायोगैस के लिए जो वेस्ट ऑफ बायोमास आना था वो कहाँ से आना था? एग्रीकल्चर जितने भी हमारे रेसिड्यूज हैं, केटल डंग है, शुगर कैन है, और म्यूनिसिपल हमारी सिटी से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उससे, उन सबको कलेक्ट करके ट्रीटमेंट प्लांट्स में ले जाकर वहां से ये कॉम्प्रेस बायोगैस बनानी थी। कॉम्प्रेस बायोगैस बनती कैसे? जब सॉलिड वेस्ट को एनारोबिक कंडीशन में डिकम्पोज करते हैं तो उससे बायोगैस का फॉर्मेशन होता है।
कंप्रेस बायोगैस में 90% से ज़्यादा मीथेन का कंटेंट पाया जाता है और इसके फॉर्मेशन में ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसको रिमूव कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी हटा दिया जाता है ताकि मीथेन कंटेंट है वो बढ़ सके। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2019 में। व्हाट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन इन यूज? हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल था वो इसी Cas9 प्रोटीन के ऊपर था। तो अब इसका ऑप्शन देखिए। A molecule seizure used in targeted gene editing. Second option है a biosensor used in accurate detection of pathogens in patient. A gene that makes plant pest resistant. A herbicidal substance synthesized in genetically modified crops. तो आपने ये पढ़ा ही था। हमारा फर्स्ट आर्टिकल था क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। मतलब जो Cas9 जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, जो डिफेक्टिव डीएनए का पार्ट होता है उसको वहां से कट करके उसको करेक्ट सीक्वेंस में वापस से पेस्ट कर दिया जाता है, मतलब जीन एडिटिंग की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट अभी 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा है विद 2 डेडिकेटेड मेंटर्स। मतलब आपको एक एकेडमिक मेंटर मिलेगा पर साथ ही साथ एक फॉलो अप मेंटर्स भी मिलेगा जो आपको अपनी पढ़ाई के प्रति अकाउंटेबल रखेगा। और साथ ही साथ हमारा एक कोर्स है PYQ मेंस लाइव आंसर राइटिंग। इस प्रोग्राम के थ्रू आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको थीम वाइज आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और आपको लाइव आंसर राइटिंग कराई जाएगी। उसके अलावा हम करंट अफेयर एनालिसिस के प्रोग्राम रन कर रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट फिलोसफी, हिस्ट्री और साइकोलॉजी की ऑप्शनल क्लासेस चल रही हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उससे आप अपना इस वीडियो की पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।